महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जोरदार हलचल मची है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 2 महीने ही बचे हैं, लेकिन दोनों ही गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से गदगद बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें मांग रही है, जो शिवसेना को चुभ रही है। मुख्यमंत्री को लेकर भी दोनों के बीच तनाव बढ़ा है। इस तनातनी के बीच कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मुंबई आ रहे हैं, लेकिन उनकी उद्धव ठाकरे से मुलाकात पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को लगता है कि ये मौका अभी नहीं तो कभी नहीं जैसा है। लहर बीजेपी के पक्ष में है, तो क्या बीजेपी ने जो हरियाणा में किया वो महाराष्ट्र में दोहराएगी और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? इसी पर हम कर रहे हैं आज खास चर्चा, जिसमें शामिल हो रहे हैं बीजेपी नेता शाइना एनसी, दोपहर के सामना के एडिटर प्रेम शुक्ला और हिंदुस्तान टाइम्स की राजनीतिक संपादक सुजाता आनंद। स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। सुजाता जी, पहला सवाल आपके पास चलता है। क्या इस चुनाव के पहले, जो बहुत ही जरूरी है बीजेपी के लिए, एक भारी बहुमत के साथ लोकसभा जीतने के बाद उन्हें अब महाराष्ट्र में अपनी जगह बनानी है, उसके पहले क्या ये कहना ठीक होगा कि इनके गठबंधन में गड़बड़ियां चल रही हैं और यहाँ पर एक क्राइसिस जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? हाँ, मुझे लगता है ये सही है कि उनमें ज़रूर उन दोनों के बीच में थोड़ा सा तनाव है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि वो इस बार ज़रा ज़्यादा सीटें लड़े। पिछली बार उन्होंने 119 सीटें लड़ी थी, वो 130 135 चाहती हैं, क्योंकि अगर लहर उनके पक्ष में है तो वो यही चाहेंगे कि उनकी ज़्यादा सीटें आई, जिससे कि चुनाव के बाद फिर शिवसेना के साथ कुछ झगड़े ना हो कि उनका ही मुख्यमंत्री आए। तो कोशिश तो अभी उन्हें करनी पड़ेगी ज़्यादा सीटें लाने में। अगर वो कम सीटें लड़ते हैं तो कम सीटें ही आने की संभावना है। तो और शिवसेना भी इस बात से वाकिफ़ है, इसीलिए शिवसेना नहीं चाहती है कि वो ज़्यादा सीटें दे बीजेपी को। इस वजह से दोनों में बहुत ही तनाव चल रहा है। जी, तो यहाँ पर तनाव है, सीटों को लेकर तनाव है, इस बात को लेकर कि अगर जीते तो मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी का होगा, और एक तरह से अपने आप को एक सीनियर पार्टनर इस अलायंस में स्थापित करने की कोशिश में नजर आ रही है बीजेपी इतने बड़ी जीत के बाद। शाइना एनसी भी हमारे साथ मौजूद है। शाइना जी, आपसे बस एक सिंपल मैं सवाल पूछूंगी। कल जब अमित शाह मुंबई आएंगे, क्या वो उद्धव ठाकरे से मिलेंगे? क्या उनकी मीटिंग के बारे में कुछ फाइनलाइज हुआ है? मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ इसके बारे में। मैं सिर्फ स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार महाराष्ट्र आ रहे हैं, पहली बार मुंबई आ रहे हैं, और वो भी गणपति के दौरान। हम चाहते हैं कि उनका स्वागत जो है भव्य हो। हम चाहते हैं कि कार्यकर्ता जो हो वो प्रेरित हो उनसे, और हमने यही ठान लिया है कि एयरपोर्ट पे उनका बहुत बढ़िया स्वागत, और फिर षणमुखानंद हॉल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन जहां वो सबको संबोधित करेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद जीत निश्चित है। लेकिन शाइना, मैंने आपसे पूछा कि क्या वो उद्धव ठाकरे से मिलेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, और खास तौर से ये समझना अवश्य जरूरी है कि ये पहली बार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और वो ही वजह से वो आ रहे हैं। जो वो किससे मिल रहे हैं तो मुझे इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि ये जिससे मिलने की बात मैं कर रही हूँ वो ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं है जिन्हें वो कैजुअली मुंबई में मिल सकते हैं। ये आपके अलायंस पार्टनर हैं स्टेट में, कई दशकों से आप दोनों पार्टियों की अलायंस है। इसलिए मैं आपसे फिर पूछूंगी और फिर मैं चलूंगी प्रेम शुक्ला जी के पास। क्या इस वक्त शिवसेना और बीजेपी के बीच में तनाव है, और इस तनाव को कम करना क्या अमित शाह जी के एजेंडा पर होगा, या फिर ये बताना होगा कि अब इस रिश्ते में बीजेपी का स्तर शिवसेना से ज्यादा है? शाइना जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारा गठबंधन 25 साल से शिवसेना के साथ है और वो बरकरार है। किसी से मिलने या न मिलने से गठबंधन कभी नहीं, उसके प्रति एक प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। सवाल ये है कि पहली बार जब एक अध्यक्ष आ रहे हैं उनके काडर को मिलने, तो स्वागत जिस रूप से होना चाहिए और कार्यकर्ता को जो मौका मिलना चाहिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये मौका उनको मिले।
नहीं, बिल्कुल आपके कार्यकर्ता आपके अध्यक्ष का स्वागत करेंगे और वो एक अलग बात है, इस चर्चा का विषय नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, जो शाइना एनसी कह रही हैं उसमें से जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर वो कह रहे हैं कि एक गठबंधन इस बात पर नहीं बेस होता है कि किसी से मिले ना मिले, मैं समझ रही हूँ कि कल मुलाकात नहीं होगी और इसे कैसे देखेगी शिवसेना? क्या ये एक साफ तौर पर एक स्नब नहीं है? नहीं, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का बीते 25 वर्षों से जो गठबंधन है, उस गठबंधन में ये शर्त कहीं से शामिल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी मुंबई आएगा तो मातोश्री जरूर जाएगा। ये कभी नहीं रहा है। एक कर्टसी कॉल रही है, एक कर्टसी रही है। नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे, आदरणीय जना कृष्णमूर्ति, बंगारू लक्ष्मण, ये भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन ये कभी मातोश्री पर शिवसेना प्रमुख से मिलने आए हो ऐसा मेरे स्मरण में नहीं है। तो इसलिए ये उम्मीद पालना कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई आएगा वो मातोश्री जरूर जाएगा, ये मीडिया की शुभकामना हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे गठबंधन के रिश्तों को आप नापने का इसको मापदंड बनाएं। ये दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत है, बहुत सौहार्दपूर्ण है और इनके जितने राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय प्रवक्ता तक हर किसी ने इस बात को बारंबार दोहराया है कि दोनों का गठबंधन जो है वो अखंड है और अखंड कायम रहेगा। एक और कारण जिसकी वजह से ये सवाल और ये चर्चा बन रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, कल अमित शाह उद्धव ठाकरे से मिले ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन सीट शेयरिंग पर लेकर जो पुश एंड पुल चल रहा है शिवसेना और बीजेपी के बीच, उसके बारे में अगर आप हमें बता सके और अपडेट कर सकें। क्या अब तक तय किया गया है? क्या जो बीजेपी की मांग है कि कम से कम 15 और सीट उन्हें मिले, वो देने को आप तैयार हैं? और अगर आपकी गठबंधन जीतती, क्या आप इस बात से भी सहमत हैं कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो बीजेपी का होगा? मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का कल का बयान पढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीटों की संख्या बढ़ाकर नहीं मांगा है। ये आपके पास जानकारी कहां से है, क्या स्रोत है, वो मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे पर हर चुनाव के पहले वार्ता होती है और वार्ता बाद में सुलझ जाती है। वो भी एक राजनीतिक दल है, शिवसेना भी एक राजनीतिक दल है। हर राजनीतिक दल में अपना कद बढ़ाने का, विस्तार करने की उसकी जो है अपेक्षा होती है, लेकिन जो न्यायोचित होता है वो गठबंधन आपस में अच्छी तरीके से बात करके समझौता हो जाता है। आज तक 1989 से 2014 तक कभी भी सत्ता के बंटवारे को लेकर जी गतिरोध नहीं आया है। बिल्कुल छोटा मोटा गतिरोध आया है। नहीं, आप देवेंद्र फडणवीस के कोर्ट के बारे में बोल रहे प्रेम शुक्ला जी, मैं बस इधर ऐड कर दूं, 9 अगस्त को अमित शाह जी ने कहा था अपने पार्टी वर्कर से बात करते समय कि अगली सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में बनाई जाएगी और यहाँ पर उन्होंने साफ संकेत दिया कि वो किस तरह की एक पोजिशनिंग करना चाहते हैं और किस तरह का एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं गठबंधन में। सुजाता जी के पास मैं आऊंगी। तमन्ना जी, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इसको इस प्रश्न का जवाब दे दूं जी। 1995 में सुजाता जी को भी ध्यान होगा कि जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग ने आदरणीय गोपीनाथ मुंडे को मुख्यमंत्री करके प्रोजेक्ट किया था। शिवसेना ने किसी को कभी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था। फिर भी जब चुनाव परिणाम आए तो शिवसेना प्रमुख ने जिसके नाम पर उंगली रखी वो मुख्यमंत्री हो गया। मुझे लगता है कि 2014 के बाद भी ये स्थितियां होंगी। नहीं, चूंकि आपने सुजाता जी से पूछा है। जी सुजाता जी। नहीं, उस वक्त शिवसेना प्रमुख थे, बाला साहेब ठाकरे थे और बाला साहेब ठाकरे का बिग ब्रदर का रोल था इस गठबंधन में उस वक्त। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस बार इतना महत्व दे रही है शिवसेना को या उद्धव ठाकरे को। तो ये समस्या तो इनके सामने आकर के खड़ी होने ही वाली है और उसी वजह से मेरी राय है कि उसी वजह से अभी बीजेपी दबाव डाल रही है सेना के ऊपर कि हमें ज़्यादा सीटें चाहिए, जिससे कि चुनाव के बाद जाकर के कोई लड़ाई का मुद्दा ना उठे। क्योंकि यहाँ बीजेपी मानकर चल रही है लोकसभा के प्रदर्शन को देखकर महाराष्ट्र में भी कि अगर उनके पास ज्यादा सीटें हैं उनमें उनकी स्ट्राइक रेट यानी उन सीटों में से जो परसेंटेज उन्हें मिले वो ज्यादा होगी, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर की सीट पर क्लेम आसानी से कर पाएंगे। हाँ,
उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहा है, ज़रूर लोकसभा में उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहा है, लेकिन ये भी बता दूं कि असेंबली का चुनाव लोकसभा के चुनाव जैसा आइडेंटिकल नहीं होता है। तो बीजेपी को थोड़ी बहुत ज़रूरत है शिवसेना के गठबंधन की। अगर ज़रूरत नहीं होती तो वो लोग इतनी भी मेहनत नहीं करते कि ज़्यादा सीटें बढ़ाने की मेहनत भी नहीं करते, वो अकेले जा सकते थे, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत अभी तक बीजेपी में नहीं आई है। लेकिन दबाव तो ज़रूर रहेगा शिवसेना के ऊपर। सुजाता, एक और चीज़, आप टोन और टेनर में थोड़ा बदलाव देख रहे हैं शिवसेना की, जो एक बहुत ही अग्रेसिव रहती है शिवसेना अपने आप को बताने में, वो थोड़ी सी एक प्रैग्मेटिक नजर आ रही है यहाँ पर, कम अग्रेशन दिखा रही है बीजेपी के सामने। और जैसे प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, नई आय मिलने के लिए तो इट्स नो बिग डील। नहीं, नई आय मिलने के लिए यानी जो ठीक है, मैं उनसे सहमत हूँ कि बाकी जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनमें से भी कई नहीं आए थे मिलने के लिए बाला साहिब से, लेकिन वो चुनाव का वक्त नहीं था। चुनाव के वक्त वो नहीं थे बीजेपी के प्रेसिडेंट। अब चुनाव अभी इधर पे एकदम करीब आई है, और आप जाकर के शिवसेना के पार्टी प्रेसिडेंट से ना मिले, इसमें तो लोग इसका राजनीतिक मतलब तो निकालेंगे ही इसका। और जहाँ तक कि शिवसेना एग्रेसिव नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि वो उद्धव ठाकरे की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है। मैंने हमेशा उद्धव ठाकरे को जेंटलमैन की तरह ही देखा है। उनका पर्सनालिटी राज ठाकरे जैसा एग्रेसिव नहीं है। तो वो तो उनकी भी मेहनत है कि टोन डाउन करने की शिवसेना को, और थोड़ा बहुत वो जानते हैं कि बाजी पलट गई है। पहले बीजेपी को शिवसेना की ज़्यादा ज़रूरत थी, अभी शिवसेना को बीजेपी की ज़्यादा ज़रूरत है। शाइना, आप इस एनालिसिस से सहमत है कम से कम इस बात से कि इस वक्त पासा पलट गया एक तरह से, इस वक्त शिवसेना को बीजेपी की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ उसके बारे में। जरूर ये स्वाभाविक रूप से लोग मोदी जी के नेतृत्व से इतने प्रेरित हुए हैं कि लोकसभा का जो नतीजा है वो सबूत है। जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मुझे नहीं लगता है हमें कोई भी स्पेकुलेशन में जाना चाहिए। चर्चा की शुरुआत भी नहीं हुई है, चर्चा होगी तो हमारे प्रदेश इतना समय बचा नहीं है शाइना। इजंट इट स्ट्रेंज, क्योंकि बीजेपी जिस तरह अपना इलेक्शन कैंपेन यूजुअली चलाती है, आप काफी ऑर्गेनाइज रहते हैं। 2 महीने बचे हैं, अब तक सीट शेयरिंग तय नहीं हुआ है, इश्यूज तय नहीं हुए हैं कि क्या होंगे, सीएम कौन होंगे, वो क्लियर प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। नहीं, हमारी रणनीति बिल्कुल टाइम पे चल रही है। हमने हमारी पहली इलेक्शन कमेटी मीटिंग भी कल हम सब मिल के हमने हमारे पहले लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में भी सोचा है, शिवसेना ने भी सोचा है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। शिवसेना ने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है महाराष्ट्र के लिए, हम हमारा ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। तो हर चीज काम पे और सही वक्त पे हो रहा है। जहां तक सवाल ये है कि किसकी क्या रणनीति है, मुझे नहीं लगता है कि मीडिया के सामने या फिर एक टेलीविजन चैनल पे शिवसेना अपने कार्ड्स खोले या बीजेपी। नहीं, कार्ड्स खोलने की बात नहीं है प्रेम शुक्ला जी, सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है। आपकी जो नेतृत्व है वो नेतृत्व चर्चा जरूर करेगी, और जब सब बैठ के तय करेंगे तो सभी देखेंगे कि अपने पक्ष के लिए, अपने पक्ष में हित में क्या है और देश की हित में क्या है और महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। और एक चीज हम जरूर मानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता को केवल एक लक्ष्य है, और वो है कांग्रेस एनसीपी को यहाँ से गिराए। जी, और प्रेम शुक्ला जी, रणनीति की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, आपसे पूछ नहीं रहे हैं कि आपकी क्या है इनसाइड स्टोरी, क्या रणनीति है, लेकिन क्या इस तरह की रियलाइजेशन अब शिवसेना में बनी हुई है कि पासा पलट गया है, और कम से कम इस चुनाव के पहले आपको बीजेपी को बिग ब्रदर वाला स्टेटस देना होगा, उसमें थोड़ा गम खाना है तो खा लीजिए? देखिए, मैत्री में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना की मैत्री में कभी पांसे का खेल नहीं खेला गया। 2009 में जो लोकसभा चुनाव परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी के पास हमसे 2 सीटें कम थी, लेकिन कभी शिवसेना ने कहा कि हमारी सीटों की संख्या बढ़ा दीजिए। शिवसेना 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जा रही थी जी, तब AIADMK के मंत्रियों को हमारे मंत्रिमंडल दे दिए जाए, उनका शेयर बढ़ा दिया जाए, लेकिन सरकार बचाई जाए। तो शिवसेना ऐसा अकेला दल है जिसने कभी हमेशा उदारता दिखाई है।
क्या आप सीटों में भी उदारता दिखाएंगे प्रेम शुक्ला जी? 15 और सीट दे देंगे? हिंदुत्व पर समझौता नहीं कर सकती और महाराष्ट्र के हित से समझौता नहीं कर सकती। तो 15 और सीट आप दे देंगे, इसमें भी आप उदारता दिखाएंगे? दो मुद्दों पर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति है और वो कभी लोभ और सत्ता के चक्कर में नहीं है। इसलिए जो है हिंदुत्व और अखंड महाराष्ट्र, ये दोनों मुद्दों को मुख्यतया पर प्रोजेक्शन दिया जाना है, उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। बाकी समझौते के लिए द्वार खुले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा है और इसी पर हम एक ब्रेक लेंगे। बाकी समझौतों के लिए द्वार खुला है, इसका क्या मतलब है, आकर पूछेंगे सुजाता आनंदन क्या। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं शिवसेना और बीजेपी में बढ़ रहे खटास की और उसका क्या असर होगा महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव पर। सुजाता जी, यहाँ पर कुछ महीनों पहले तक लग रहा था, खास करके लोकसभा चुनाव के बाद, कि महाराष्ट्र में इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि कांग्रेस एनसीपी का निपटारा होना है और शिवसेना बीजेपी आएंगे। इनके बीच में जो इश्यूज हैं उन्हें देखते हुए क्या कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को थोड़ी सी उम्मीद दिखाई देगी? कांग्रेस और एनसीपी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एकदम निराश बैठी हुई थी। उन्हें यही लग रहा था कि अभी इनकी सत्ता खिसक गई इनके हाथ से, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि उनमें थोड़ी थोड़ी उम्मीद जागी है दैट इट इज़ एन इवन प्लेइंग फील्ड, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इवन प्लेइंग फील्ड हो गया है। खास करके क्योंकि सेना और बीजेपी में अभी तक सुलह नहीं हुई है सीटों के ऊपर से। और एक और जो महत्व वाला मुद्दा है कि इनके पास जो नेता हैं बीजेपी सेना के पास, हालांकि ये लोग मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव में जाएंगे, लेकिन जब गोपीनाथ मुंडे की आकस्मिक मौत ने भी बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को थोड़ा सा कमजोर किया है। नहीं तो इस गठबंधन के पास एक नेता होता और उस नेता को प्रोजेक्ट करके जाते, और गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में बीजेपी में या सेना में कोई ऐसा नेता है जो नहीं। अगर आप लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले को देखें जो बखूबी किया गया कि एक प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट को बहुत पहले से प्रोजेक्ट किया गया था और बहुत स्ट्रांगली प्रोजेक्ट किया, शायद कोई कारण है कि इस बार ऐसा नहीं किया जा रहा है? क्योंकि एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, बहुत अच्छी सक्सेस आप लोगों को मिली लोकसभा चुनाव में, तो महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शंस के पहले ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरी है कि हम ऐलान करें कि ये हमारा कैंडिडेट है या वो हमारा कैंडिडेट है। हमें पहले तो ये देखना है कि सत्ता आए, फिर सत्ता में कौन सा दल है जिसके पास ज्यादा एमएलए विधायक हैं, और फिर वो तय करेंगे कि अपनी जो कंसेंसस से हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे प्रदेश के यहाँ पे सुजाता जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट किया, ये कह रही हैं कि ये कांग्रेस की आर्गुमेंट है। सुजाता, शाइना जी कह रही हैं कि अभी कोई नेता घोषित करने की जरूरत नहीं है, पर जहां तक मुझे ख्याल है लोकसभा में कांग्रेस की यही पोजीशन थी। वो कह रहे थे कि हमें कोई नेता घोषित करने की जरूरत नहीं है, चुनाव के बाद हम नेता चुनेंगे। लेकिन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया। द क्वेश्चन इज कि व्हाई नॉट नाउ? आप ही ने तो कहा कि लोकसभा के इलेक्शंस और असेंबली के इलेक्शंस अलग होते हैं, और उस हिसाब से एक लोकसभा का जो इलेक्शन है वहाँ देश भर के लोग वोट कर रहे हैं, स्थिरता के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर, प्रगति के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर पे ही वोट करते हैं। अलग इसलिए होते हैं क्योंकि असेंबली के इश्यूज अलग होते हैं, रणनीति सेम हो। जी, तो यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, जो पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन, और आपने कहा कि समझौते के लिए द्वार खुले, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिए। क्या उस समझौते वाली लिस्ट में विदर्भा भी है? क्योंकि शिवसेना की तरफ से ये बयान साफ आया है कि विदर्भ को अलग होने का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी इसका प्रॉमिस करते आई है। क्या ये एक और फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है आप दोनों के बीच? देखिए, शिवसेना अखंड महाराष्ट्र के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करने वाली। अब किसी और दल का क्या एजेंडा है ये उस दल को बेहतर ज्ञात। नहीं, कोई और दल नहीं है, आपके पार्टनर है जिसमें बीजेपी आपके पार्टनर है। हाँ, लेकिन वो हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा उसमें विदर्भ अलग होने का मुद्दा नहीं शामिल होगा। शिवसेना जो है वो विदर्भ के मुद्दे पर बहुत साफ है कि वो अखंड महाराष्ट्र का हिस्सा है। हम उल्टा बेलगांव निपाणी जो इलाके अभी तक कारवार हमारे भीतर नहीं आया है वो पहले महाराष्ट्र में लाया जाए। हमारा बहुत साफ शिवसेना प्रमुख से लेकर शिवसेना पक्ष प्रमुख तक बेलगांव के मुद्दे पर भी हमारी साफ मांग है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका फैसला नहीं आता
तब तक उस इलाके को केंद्र शासित कर दे। तो विदर्भ अलग मानने की तो बात ही नहीं पैदा होती। तो विदर्भ एक पॉइंट है जहां पर आप, शिवसेना का संकल्प बहुत स्पष्ट है। आप विदर्भ एक पॉइंट है जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग पर बातचीत हो सकती है। क्या चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पर भी बातचीत हो सकती है प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि नितिन गडकरी का नाम बताया जा रहा है एज पॉसिबल चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से, क्या ये स्वीकार होगा आप लोगों को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या नाम देती है? भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान। शिवसेना में सामान्य शिवसैनिक से लेकर शिवसेना के प्रमुख नेताओं तक हर किसी के दिल की इच्छा है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री पद का दायित्व स्वीकारें। क्योंकि अभी तक उन्होंने जो है ठाकरे परिवार में किसी ने दायित्व स्वीकारा नहीं है। ये अभी आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को तय करना है कि वो अगला दायित्व वो स्वीकारते हैं या अस्वीकार करते हैं। शिवसैनिकों में सामान्य शिवसैनिक से लेकर चोटी के नेताओं तक हर किसी ने अपनी मंशा व्यक्त की है कि वो चाहते हैं कि शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का दायित्व स्वीकार। लेकिन उन्होंने इस पर खुलकर कुछ बोला नहीं, और अगर उनको अपने आप को प्रोजेक्ट करना था ये निर्णय उन पर है, क्योंकि तो अब समय है, अब 2 महीने बचे हैं लेने के लिए उत्तम व्यक्ति थे, उसी तरह से शिवसेना पक्ष प्रमुख को ये निर्णय लेना है। जी सुजाता, इन टर्म्स ऑफ लाइक्लीहुड आप आके कि हो सकता है कि नहीं हो सकता कि उद्धव ठाकरे जी अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे? सीट ज्यादा वो दे देंगे बीजेपी को एट द एंड ऑफ द डे? विल बीजेपी गो इट अलोन? इसके क्या चांसेस है कि बीजेपी कहेगी कि हम अपने दम पर ये चुनाव लड़ेंगे? आपका आखिरी सवाल मैं पहले लेती हूँ। बीजेपी अपने दम पर पे कतई ये चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बीजेपी में कि शिवसेना के बगैर अगर वो चुनाव में उतरते हैं तो जो ग्रास रूट्स जो हम कहते हैं नीचे के स्तर तक, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी मजबूत है अभी तक। बीजेपी को 5 साल की सत्ता की जरूरत है और अपने खुद के मुख्यमंत्री की जरूरत है अपने जड़ों को पक्का करने के लिए। तो इस बार ये चुनाव में वो शिवसेना के बगैर नहीं जा सकती है। और जहां तक उद्धव ठाकरे का निर्णय रहेगा, मुझे लगता है उद्धव ठाकरे इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि बीजेपी सेना को मुख्यमंत्री देना नहीं चाहती है। और ये एक्सेप्टेंस हो गई है कि सीट भी हम ज्यादा दे देंगे और मुख्यमंत्री भी थोड़ी बहुत सीटें, तो कहीं ना कहीं तो उनको समझौता करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अपने पोजीशंस पर पे अगर अटके रहे तो फिर बहुत जोर पड़ता है अलायंस पर पे, तो 2-3 सीटें ज्यादा तो देनी ही पड़ेगी। अभी 15-20 सीटें ज्यादा देंगे या नहीं ये मैं कह नहीं सकती जी, लेकिन कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो जरूर होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की भी कोशिश यही रहेगी कि सेना की ज्यादा से ज्यादा सीटें आई। बिल्कुल, क्योंकि वो एक तरह की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि कोई दबा हुआ नहीं दिखाई दे। शाइना एनसी जी, अंत में कौन है आप लोगों के की मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स, उतना हमारे साथ शेयर कर दीजिए। नितिन गडकरी का नाम बार बार आ रहा है सामने, क्या वो नंबर 1 पर है इस वक्त? देखिए, आप वापस आपके स्पेक्यूलेशन में जा रहे हैं। कहीं भी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि ये हमारे मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार है। हमारा संघर्ष ये है कि सबसे पहले कांग्रेस और एनसीपी को गिराएं, उनको खत्म कर दें महाराष्ट्र में, अच्छे गुड गवर्नेंस का मॉडल लाएं जहां प्रगति के माध्यम से लोग जानते हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन इंटरनली आपकी बातचीत चल रही होगी, कुछ लोगों को आप लोगों ने पिन पॉइंट किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं एक चीज आपके माध्यम से जरूर कहना चाहती हूँ कि इस ढंग का स्पेक्यूलेशन अभी करना बेमतलब है। पहले हम जीतें, फिर देखें कि किसके सीट ज्यादा है, और फिर पार्टी निर्णय करेगी, हाईकमान तय करेगा कि हमारा कैंडिडेट कौन है। एंड प्रेम शुक्ला जी, अंत में, सॉरी शाइना जी मैं आपको काट रही हूँ क्योंकि बहुत कम समय। प्रेम शुक्ला जी, अंत में अगर आप संक्षेप में बता सकें कि जिस तरह के एक अनईजीनेस के साथ आप इस अनईजी रिलेशनशिप के साथ आप इस चुनाव में जा रहे हैं बीजेपी और शिवसेना के बीच में, क्या एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर नजर आ रहा है इस गठबंधन के लिए? नहीं, अनईजी है ये बात आपने कैसे पाई, ये आपको ज्ञात हो। दोनों के संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण है। और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हिंदुत्व के मुद्दे पर अखंड है, अटूट है और आगे भी रहेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए। बस ये देखा जाएगा कल, और इस पर नजर जरूर पड़ेगी। हालांकि शिवसेना और बीजेपी ने दोनों कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि क्या अमित शाह कल उद्धव ठाकरे से मिलते हैं मुंबई में या नहीं मिलते हैं। नमस्कार।